नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया था, खुलासा किया था कि कैसे एक विधानसभा में 1,250 वोटों की धांधली की जा सकती है। वो 5 तरीके बताए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया था कि न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी इस तरीके से धांधली की गई। मात्र 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं मोदी जी। अगर ये 25 सीटें नहीं आती तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं बैठ पाते। और मैं बार बार मोदी जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस लोकसभा से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उसी लोकसभा में सैनी साहब भी मौजूद थे। और ये जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे उन कैंडिडेट का नाम है श्याम रंगीला। श्याम रंगीला जब मैं कह रहा हूं तो आप सब समझ चुके होंगे कि वहां पर उस समय क्या क्या चल रहा था। तो वहां की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने खुलासे किए उसको लेकर, और साथ ही साथ हम उस पर बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा है खुलासे के बाद कि पिक्चर अभी बाकी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल सर यही कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि जो ये खुलासे किए उसके बाद उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। इतने सारे खुलासे करने के बाद मतलब अभी खास चीज़ें अभी और बाकी हैं। आप इसको कहते हैं कौन सा पिक्चर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज की तारीख के अंदर राहुल गांधी जी हैं या जो बाकी पार्टी है उन्होंने इस मैटर को सीरियसली लेना शुरू किया है। ये सवाल जब 2024 का चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय पर जो धांधली हो रही थी जिसको एक्सपोज किया था हम लोगों ने, श्याम रंगीला मेरे साथ थे, मैं भी था और भी काफ़ी लोग थे, वहाँ प्रोटेस्ट तक किया गया, डीएम ऑफिस का घेराव तक किया गया, लेकिन किसी मीडिया में कोई खबर नहीं चल रही थी। इवन वहाँ पर मोबाइल अंदर ले जाने तक को बैन कर दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया जिसके बीच में उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन मांगी कि अगर आप डीएम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा के लेकर आइए, जो किसी भी तरीके की रूल बुक के अंदर मतलब इलेक्शन कमीशन की पूरे तरीके से रूल बुक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक तरफ रूल बुक थी और एक तरफ वो चीज़ें थी जो भारतीय जनता पार्टी के आदेश के साथ में उस सीट के ऊपर हो रही थी। प्रैक्टिकली वहाँ पर देखा जाए, एंट्री डीएम ऑफिस में जो फॉर्म मिलता है नॉमिनेशन का, पहले तो एंट्री बैरियर था। एंट्री बैरियर के बाद में वो लोग वहाँ 7 दिन तक, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो 7 दिन तक वहाँ लाइन में लगे रहे केवल नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए। उनको फॉर्म नहीं मिल पा रहा था। फॉर्म अगर आपको मिल जाता है, मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तो मुझे लगेगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी व्यूअर्स को लगेगा कि कुछ डिटेल में चाहिए तो मैं डेफिनेटली डिटेल में भी देने को तैयार हूं। इसके ऊपर कई मेरे इंटरव्यू भी हुए हैं, पहले वायर में भी इंटरव्यू, कई चैनल्स पे इंटरव्यू रहे। उसके बीच में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉब्लम थी। उसके बाद आप वहाँ पर चले जाइए SBI, क्या क्यों, जहाँ पर ट्रेजरी का में बताइएगा, ट्रेजरी का पैसा जमा होता है, मैं ब्रीफ में रखूंगा। ट्रेजरी का जो पैसा जमा होता है, देखिए सरकार के खाते में अगर मैं जमा करा रहा हूँ, आप जमा करवा रहे हैं, कोई भी जमा करवा सकता है। वहाँ पर उस कैशियर के काउंटर पे पुलिस वाला खड़ा होता है कि पहले इस पे डीएम के स्टैंप लगवा कर लेकर आइए। तो इतने सारे हर्डल, फॉर्म डिपॉजिट करना एक बड़ी आफत थी। और ये यकीन मानिए कि वो लोग जिन्होंने सिस्टम को बाईपास किया, जैसे मेरा भी एक फॉर्म डिपॉजिट हुआ, हम लोगों ने ऑनलाइन यूज़ किया सिस्टम को, उसके अलावा हमने फ़ीस पेमेंट के लिए बड़ी मशक्क़त करी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमने हाईलाइट करने की कोशिश की। लास्ट में लोगों को ब्लैकमेल किया गया, जिन लोगों का नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए उनको ये बोला गया, उनके जो इंट्रोड्यूसर थे उन लोगों को रात को उठा लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा उनको दबाव डाला गया कि आप विड्रॉ करिए, कि आपने ये साइन नहीं किए हैं। कैंडिडेट के ऊपर हमारे सामने दबाव डाला गया कि आप अपना फॉर्म वापस लीजिए, नहीं तो उस केस के अंदर आपके ऊपर 420 की FIR दर्ज होगी। और उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हुई है बाद में। तो ये पूरी प्रक्रिया मतलब ये, और ये खाली मैंने वाराणसी का एग्जाम्पल दिया है, और इसी प्रक्रिया के अंदर अगर आप गुजरात के गांधीनगर की बात ध्यान दें तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति थे, मुझे एग्जैक्ट नाम उनका नहीं ध्यान में आ रहा है। तो पूरा का पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। और इसको तोड़ना मतलब एक बड़ा, कहते हैं कि एक ऐसा आपने चक्रव्यूह रच दिया है कि जिसको तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन लोग तो ये कह रहे थे कि श्याम रंगीला तो बेवजह ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी के सामने कहाँ टिक पाते? नहीं, देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट हार चुके थे। ये निश्चित हो चुका था, वाराणसी चुनाव नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह हारे हुए थे। और ये चीज़, क्योंकि वहाँ की स्थिति में जनता के बीच में रहा हूँ, मैंने जनता के बीच में काम किया है। वाराणसी के बीच में जो लोग बता रहे थे या रोड नए बने या इंफ्रास्ट्रक्चर नया हुआ, मशीनरी आई गुजरात से, काम हो रहा है, ठेकेदार आ रहा है गुजरात से, इंजीनियर आ रहा है गुजरात से, पैसा जा रहा है गुजरात में, वहाँ के वाराणसी के जो आम लोग थे उन लोगों को डिमोलिशन झेलना पड़ा। उन लोगों के बच्चों ने कोई ठेकेदारी का काम नहीं मिला, उन लोगों को मजदूरी करी उन लोगों ने। मतलब उनका जो शोषण, वाराणसी के आम लोगों का जो शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो लोग इतने बुरी तरीके से त्रस्त थे कि यकीन मानिए नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह हारे हुए थे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी मज़े की, क्योंकि अब ये चीज़ें उठने लगी हैं तो चीज़ें बताने में
मुझे भी लग रहा है कि बतानी चाहिए, इससे पहले भी मैंने बताई है। नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो निकाला गया उसकी असलियत बताता हूँ। वहाँ पर लोग, जो पेडेस्ट्रियन लोग रोड क्रॉस करते हैं, 1 घंटे तक उस रोड को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया कि कोई व्यक्ति चौक को क्रॉस करके उस तरफ जा भी ना पाए। जो वहाँ मतलब पीएम की काफिला है और जो नहीं नहीं, प्रोटोकॉल होता है। देखिए आप उसको प्रोटोकॉल को, काफिले को दिखा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप बंद कर सकते हैं। पैदल चलने वाले वो लोग जो नौकरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, फिर आप उस भीड़ को, जो लोग वहाँ खड़े हैं, आप उस भीड़ को अपने समर्थक बता रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, कि अगर आप उन लोगों को अपना समर्थक बता करके प्रचार कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो बड़ी भयानक होती जा रही है। आप किस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी गाइड करते हैं कि यहाँ से जो है लोगों को इस तरीके से रोकना है कि 1 किलोमीटर तक राउंड लेके आना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है बंदा सोचेगा कि मैं यहाँ वेट कर लूँ। इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा एक था। तरफ राहुल गांधी जी ने ये कहा कि न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में अगर 20-25 सीटें कम आती तो आज प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी नहीं बैठे होते। खैर उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, जो इतने बड़े खुलासे किए हैं, 300 सांसद हिरासत में लिए जाते हैं, इतना सब कुछ चलता है, राहुल गांधी इतना ही चुप नहीं होते हुए कह रहे हैं कि इसके बाद भी पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर क्या लगता है कि किस तरीके का बाकी है और पिक्चर में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, जनता के बीच और क्या क्या देना चाहते हैं, क्या कुछ आप लोगों को पता चल पा रहा है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, खुलासे में सबसे बड़ी तो चुनावी प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया पे सवाल है। जहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति फ्रीली आके नॉमिनेशन फिल कर सकता है और उस नॉमिनेशन के बाद में फ्रीली वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लोग फ्रीली जाकर के वोट कर सकते हैं। ये एक अलग सेपरेट प्रक्रिया है और इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी की पूरी एक अलग संस्था है। लेकिन आज की तारीख के अंदर जैसे ईडी, सीबीआई या हर चीज़ को अफेक्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में तो आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के दलालों का कब्जा हो चुका है। एक सेकंड सर, सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन तो आज ही नहीं बन गया, ये संस्था सर रहा है, बिल्कुल, तो पहले से ही प्रक्रिया चलता आ रहा है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, आप लोग इतना एक तरीके से मानते चले जा रहे हैं, सच्चाइयाँ बता चले जा रहे हैं। कुछ चुनाव आयोग भी कह रहा है, उस पर भी कुछ गंभीर रखिए। जो बीजेपी कह रही है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कहीं तरीके का हिस्स तो नहीं निकाल रहे राहुल गांधी? देखिए बीजेपी आज वही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया डिसाइड की थी। अगर आपको ध्यान हो, मीडिया में बहुत न्यूज़ चली थी। उस प्रक्रिया की धज्जियां किस तरीके से रातों रात जो है ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उस प्रक्रिया को चेंज कर दिया जाता है, ये क्यों किया गया? अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर रहे थे, आपको धांधली नहीं करनी थी, आपको अपने कामों के ऊपर इतना भरोसा था कि आपको अपने वो कहते कल की अवतार होने पर इतना भरोसा था, आपको लग रहा था कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे, जनता के बीच में वाहवाही हो रही है, बहुत काम हो रहे हैं, रोजगार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ अच्छा था तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो अपने हाथ में कब्जे में की? क्यों? सत्ता पे जिस तरीके से कब्जा किया जाता है, उस सिस्टम पे कब्जा, उस रास्ते पे कब्जा आपको करना था। तो ये जो अब राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, प्रक्रिया क्यों इफेक्ट हो रही है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। आज की तारीख के अंदर 12 साल सरकार को हो गए। 12 साल का मतलब ये मान के चलिए लगभग पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और लेकिन आज भी मीडिया में इस बात की कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। मीडिया तो कुत्तों को दिखाएगा, मीडिया कुत्तों को दिखाएगा, तो वो उनको कुत्ते ही पसंद है। 300 सांसद हिरासत में हमारे आ गए, वो उसकी खबर नहीं चलाएंगे। उनको ये दिखाना है कि कुत्ते पकड़ लिए, कुत्ते मार दिए, कुत्तों के गले में पट्टा डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों का आदेश दे दिया, और कोई जाकर के कहीं मूर्ति स्थापित कर देगा, कोई जाकर के मस्जिद के ऊपर तिरंगा लगा रहा है, कोई जाकर के कुछ काम कर रहा है। आज की तारीख में मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग, बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा इस वक्त पे, जो आम आदमी पार्टी, जो टीएमसी बार बार जो है इंडिया अलायंस के साथ अपने आप को किनारा ही करते नज़र आती थी, हालांकि कुछ समय तक आम आदमी पार्टी रही, लेकिन अब फिर से एकजुट हो गई है। ये एकता क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या एक नया संदेश और क्या नया रूपरेखा तैयार कर सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा घर है, उसमें 4 भाई रहते हैं, किसी डकैत ने अगर हमला कर दिया या चोर ने हमला कर दिया या किसी विदेशी आक्रांता ने हमला कर दिया, तो उन चारों भाइयों को ना अपना विरोध मिटाकर सबसे पहले तो उस चोर, डकैत, लुटेरे, आक्रांता की जम के मतलब कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, पहले उससे मुक्ति पानी चाहिए। हाँ, आपको चुनाव लड़ना है, कौन बड़ी पार्टी बनेगी, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी, तृणमूल कांग्रेस बड़ी बनेगी, आम आदमी पार्टी बनेगी, आप लड़ लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप देश के असली दुश्मन को पहचानिए।
जो गुजरात से, मैं आपको बताता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, गुजरात से एंट्री हुई थी। उस वक्त भी इन्हीं लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने देश के ऊपर कब्जा करवाया था। और ये एक कड़वी सच्चाई है। इसे भारतीय जनता पार्टी वाले जब सुनते हैं ना तो कम से कम 10-10 फुट ऊंचे छलांग लगाते हैं, उनको इतनी समस्या हो जाती है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी, मैं भी बोलूँगा, आने वाली पीढ़ी भी बोलेगी, वो तो इतिहास में दर्ज है ना। यही कारण है, आज इन सबको एकता में के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार पहले आप इनसे पीछा छुड़ाइए, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा अत्याचार इन लोगों ने इंडिविजुअल स्तर के ऊपर, जनता के ऊपर किया हुआ है। इतनी ज़्यादा हत्याएं, इतने ज़्यादा अपहरण, इतने ज़्यादा केसेस हैं जिनको ये लोग खुद ही क्लीन चिट ले चुके हैं। तो आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, सभी पार्टियों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर एक होना होगा। इस मुद्दे पर एक होकर के पहले इसकी सफाई करिए, उसके बाद में आप देखिए एक फेयर इलेक्शन हो, आम आदमी पार्टी लड़े, कांग्रेस लड़े, सब लड़े। जो बीजेपी बात कह रही है उस पर आप लोग थोड़ा सा भी गौर नहीं फरमा रहे। बीजेपी के नेता, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि राहुल गांधी जी खींच निकाल रहे हैं, एक बार नहीं कई बार हार चुके हैं, तब तो कुछ नहीं, और अब अचानक से एकाएक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी आज की तारीख के अंदर सच्चाई को स्वीकार करके उठाना शुरू कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी इस बात को पहले से बता रहे हैं ना। जब मैंने आपको बताया कि जब चुनाव प्रक्रिया थी पिछले साल 2024 की, तब से हम सवाल लगातार उठा रहे हैं, हर मीडिया पे इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल को दबा दिया जाता था और जनता को भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुद्दा है ही नहीं। जब हमने 20 बार बोला, नहीं सुना गया। आज की तारीख के अंदर आप उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं ना। कारण ये कि आपने उन चीज़ों को समझा। आज की तारीख में राहुल गांधी उस मुद्दे को समझ चुके हैं और मैं गारंटी दे सकता हूं, बीजेपी के बहुत सारे नेता जेल जाने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी केंद्र की जो सरकार है वो गिरने वाली है, इस पर कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो सैनी साहब जुड़े, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, और यही वो शख्स हैं जो श्याम रंगीला के साथ कदम से कदम मिला कर के चल रहे थे। तो जो प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी, जो उनकी समस्याओं का जो समस्याएं जो हो रही थी, वो सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो हमने सोचा कि एक तरफ राहुल गांधी जी ये खुलासा कर रहे हैं कि 25 सीटें नहीं आती तो मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं बैठ पाते, तो हमने सोचा क्यों ना ये चर्चा थोड़ा बनारस में जो कुछ समय गुजार करके आए हैं, चुनाव की प्रक्रिया को समझ करके आए हैं, उन्हीं से बात विचार कर लिया जाए। बहरहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।